नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 100वीं क्लास है। तो इसमें लगभग 100 टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पढ़ा दिया है। कुछ बड़े टॉपिक हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक जो है छोटे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मौर्यकाल। मौर्यकाल में जो हमारा टॉपिक है वो मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस NCERT पर आधारित हैं। अगर आप IAS, PCS, RO, ARO का एग्ज़ाम दे रहे हैं और GS आपका कमज़ोर है तो आप हमारी क्लासेस का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको इतिहास पढ़ने और पढ़ाने में व्यापक रुचि है तो आप हमारी हिस्ट्री की क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप TGT का जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसको यहाँ से तैयार कर सकते हैं, या PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या UGC NET JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। तो आज हम लोग बात करेंगे राजस्व व्यवस्था के बारे में। आखिर मौर्यों ने आम जनता से टैक्स कैसे वसूला, कितना वसूला, किस तरीके से वसूला? क्या मौर्य शासक डंडे के बल पर टैक्स वसूला, या साधारणतः आम जनता से टैक्स वसूला? ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है कि मौर्यों ने अखंड भारत का निर्माण किया और एक ऐसी शासन व्यवस्था को लागू किया जो आज तक के इतिहास में नहीं मिलता है, और मिलता है तो वर्तमान के संविधान से। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था, और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से टैक्स हैं जो वसूल किए जाते थे। दोस्तों, प्राचीन भारत में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता था वो था भू राजस्व व्यवस्था, लेकिन मौर्य काल में बहुत सारे ऐसे टैक्स वसूले जाते थे। आइए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राजस्व व्यवस्था में हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, आखिर टैक्स किस तरीके से वसूला जाता था। तो अर्थशास्त्र जो प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र में आय के 7 साधनों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से 7 साधन हैं उनको नीचे आगे बताया गया है, और इन्हें आय रूपी शरीर कहा गया है। कौन? ये जो 7 साधन हैं, यानी पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो उनमें से सबसे पहला था दुर्ग। दुर्ग में क्या है? तो नगरों से प्राप्त होने वाली जो आय होती थी उसको दुर्ग कहा जाता था। अब नगर से कौन कौन सी आय प्राप्त होती थी? जैसे दंड कर, यानी किसी के ऊपर हर्जाना लगा दिया गया है, जुर्माना लगा दिया गया है, तो वो क्या हो गया? दंड कर हो गया। जैसे आजकल परिवहन यानी वाहनों पर टैक्स लगाया जाता है, तो दंड कर हो गया, मणि कर हो गया। मदिरालय, मदिरालय का मतलब क्या हो गया? जहां पे शराब वगैरह उद्योग होते थे। कारागार और मंदिर से भी मौर्य काल में टैक्स लिए जाते रहे। आगे हम लोग देखते हैं, जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है राष्ट्र। क्या नाम आता है? राष्ट्र। पहला कौन सा था? दुर्ग, और दूसरा कौन सा हो गया? राष्ट्र। यानी जनपदों से प्राप्त जो आय होती थी उसी को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। और ये प्रश्न पूछा जाता है, तो वर्तमान के जो लोग हैं वो राष्ट्र शब्द को राष्ट्रवाद से समझते हैं, इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा था खनि। खनि मतलब खानों से प्राप्त आय,
यानी खनिज उद्योग, लोहा, कोयला, तांबा, ये सारे के जो खुदाई से प्राप्त होती थी, जो वहां पे टैक्स लगता था, उसी को क्या कहा जाता है? खनिज उद्योग कहा जाता था। चौथा था सेतु। कितने साधनों की बात कही गई है? 7 साधनों की बात कही गई है, और 7वें में चौथे स्थान पर कौन सा है? सेतु। सेतु का मतलब है फलों और सब्जियों से जो आय प्राप्त होती थी, यानी खेत खलिहानों पर जो टैक्स लगाया जाता था, ठीक है ना, जैसे फल बेचना, सब्जी बेचना, इन पे जो टैक्स लगाया जाता था, उसी को क्या कहा जाता था? सेतु कहा जाता था। उसके बाद 5वां नंबर आता है वन, और वन का मतलब है जंगल, यानी जंगलों से जो आय प्राप्त होती थी, उसी को क्या कहा जाता था? वन कहा जाता था। अब जंगलों से कौन कौन सी आय प्राप्त होती थी? जैसे शहद जंगल से ही प्राप्त होती थी, लकड़ी, औषधि, औषधि, तो बहुत सारे चीजें कहां से मिलती थी? जंगलों से मिलते थे। तो उसी को क्या कहा गया? वन कहा गया। उसके बाद जो 6वां है वो है ब्रज। कौन सा है? ब्रज। तो ब्रज आपको समझ में आएगा कि ये जंगल नहीं, ये किस पर? पशुओं पर टैक्स लगता था। तो यानी पशुओं से जो टैक्स प्राप्त होता था, उसे हम क्या कहते थे? मौर्य काल में ब्रज कहते थे। वणिक पथ, वणिक पथ या उसी को वणिक पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वणिक। वणिक का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है ना, वणिक पथ। तो कौन कौन से मार्ग हो जाएंगे? जल मार्ग हो जाएगा, स्थल मार्ग हो जाएंगे। वायु मार्ग की उस समय कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो जल मार्ग और स्थल मार्ग से जो टैक्स प्राप्त होता था, उसी को वणिक पथ कहा गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। मौर्य काल में राजस्व वर्ष कब शुरू होता था? आषाढ़, यानी जब बरसात होते थे, ठीक है ना, तो राजस्व वर्ष कब शुरू होता था? आषाढ़ में। आषाढ़ कब होता था? हिंदी में आपको जुलाई समझ में आएगा। कौन सा है? जुलाई। यानी मौर्यों का जो राजस्व वर्ष शुरू होता था, वो कब शुरू होता था? जुलाई में। अब आप समझ लीजिएगा कि स्कूल कब खुलते थे? तो स्कूल खुलते थे जुलाई माह में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भूमि से प्राप्त होने वाली आय। कौन सी? भूमि से प्राप्त होने वाली आय। तो भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था, और भूमि से 2 प्रकार की आय प्राप्त होती थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है ऐसी भूमि जिस पर राज्य का अधिकार हो। जिस पर किसका? राज्य का अधिकार हो, और राज्य द्वारा क्या है? उस पर खेती की जाती रही हो। तो ऐसी भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। अब आप ये कहेंगे कि ये सीता शब्द कहां से आ गया? आप सोचिएगा, राम की पत्नी सीता, सीता का जन्म उस समय हुआ था जब राजा जनक द्वारा हल खेतों में चलाया जाता है, और हल का फाल इससे घड़े से टकराता है। तो जो हल द्वारा जो जोती गई नाली होती है, उसी को सीता कहा जाता था। तो सीता का जन्म भी वही उसी नाली से हुआ था, ठीक है ना। और इसीलिए
सीता उनका नाम पड़ा, अर्थात खेत से संबंधित था, और खेतों से जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता ही कहा जाता था। यदि कृषक इस भूमि पर अपने बीज और बैल और उपकरण यानी हल वगैरह लाते थे तो उपज का आधा भाग कृषक को मिलता था। यानी जो सरकारी भूमि थी, अगर उस पर कोई किसान अपने बीज, बैल और हल इन सबका उपयोग करता था तो उसको उपज का लगभग कितना है? आधा भाग प्रदान किया जाता रहा है। यदि कृषि उपकरण राज्य द्वारा प्रदान कराए जाएं तो कृषक को कितना? 1/4 या 1/3 अंश प्राप्त होता था। ठीक है ना? कितना? 1/4 से लेकर 1/3 अंश तक। अब आप कहेंगे इन दोनों में कौन सा था? तो आप ये समझ सकते हैं कि जिन भूमियों में उपज ज्यादा होती थी तो वहां पर 1/3 लिया जाता था, और जिन भूमियों पर उपज अच्छी नहीं होती थी वहां पर टैक्स 1/4 लिया जाता था। अब इन दोनों का मतलब समझिएगा। 1/3 का मतलब है लगभग 33.33%। ठीक है ना? और जो कम उपज वाली थी उसमें 25% टैक्स लिया जाता था। तो कम उपज में क्या है? कम टैक्स लिया जाता था ताकि किसान अच्छे से सरवाइव कर सके। कौटिल्य के अनुसार अर्ध बटैया जिसको हम लोग गांव में अधिया कहते हैं, पर इनको भूमि दी जाती थी और इसी को अर्ध आस्तिक कहा जाता था। यानी ऐसे किसान जो अधिया पर खेती करते थे उन्हें अर्ध आस्तिक कहा जाता था। आगे हम लोग बात करते हैं। डायोडोरस तथा एस्ट्रबो के अनुसार समस्त भूमि राज्य की थी। किसकी थी? राज्य की थी। इसी कारण राजा को मिस्थौस नामक एक कर देना पड़ता था। ठीक है ना? पूछ लिया जाता है मिस्थौस क्या है, तो मिस्थौस शब्द का उपयोग किसने? डायोडोरस और एस्ट्रबो ने किया है। इन दोनों ने किस शब्द का किया है? मिस्थौस। और मिस्थौस क्या था? एक तरीके का कर था। स्वविर्तजीवी ये ऐसे किसान होते थे जो स्वतंत्र पूर्वक क्या करते थे? खेती करते थे। यानी ऐसे किसान होते थे जो पूरी तरीके से स्वतंत्र, यानी उन पर कोई राज्य का दबाव नहीं होता था। और जो स्वतंत्र किसान होते थे, इन किसानों से जो उपज का हिस्सा लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। भाग की जो दर है वो अंचलों पर आधारित थी। यानी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हिस्सा मतलब टैक्स लिया जाता था। जैसे उपज का 1/4, 1/4 का मतलब है 25% से कितना? 1/8 लिया जाता था। यानी 1/4 1/4 से 1/8 लिया जाता था। इसका मतलब है 25% से 100 का भाग अगर आप 8 से दे देंगे तो 25/2। ठीक है ना? लगभग
12.5%। यानी मौर्य काल में जो टैक्स था वो 25% से लेकर लगभग 12.5% था। या आप कह सकते हैं कि न्यूनतम टैक्स कितना था, 12.5%, और अधिकतम कितना टैक्स था, 25%। लेकिन ये माना जाता है कि प्राचीन भारत में जो टैक्स था वो कितना, 1/6वां भाग लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं निजी भूमि। निजी भूमि का मतलब जो अपनी भूमि होती थी। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्या कहा गया है, क्षेत्रक कहा गया है अथवा स्वयं कहा गया है। आमतौर पर यह प्रश्न जब पूछा जाता है तो क्षेत्रक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या कभी कभार स्वाम्य भी कहा गया है, यानी खुद का जो स्वामी होता है। निजी भूमि से प्राप्त आय क्या कहलाती थी, भाग कहलाती थी। ये कृषक की अपनी भूमि होती थी और इस पर कृषक छठे हिस्से से, कितना, छठे हिस्से से 1/4 हिस्सा लेते थे। अब अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 16, लगभग 17% से लेकर 25% तक टैक्स लिया जाता था। किस भूमि पर, निजी भूमि पर। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि मौर्य काल में निजी भूमि पर कितना टैक्स लिया जाता था, तो लगभग राउंड फिगर में 17% आता है। 17% से लगभग 25% के बीच निजी भूमि पर टैक्स लिया जाता था। अगर स्वयं खेती ना कर पाने की स्थिति में अपनी भूमि को, खेती को काश्तकार को देते थे, तो जिसे उपज का या उपवास अर्थात भाड़ेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भाड़ेदार। तो ये पूछा जाता था कि जो खेती काश्तकार करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको उपवास या अर्थात भाड़ेदार कहा जाता था। ठीक है ना। व्यापार से प्राप्त होने वाली आय। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की वस्तुओं पर टैक्स लगाने का उल्लेख मिलता है जिससे राज्य को क्या है, आय प्राप्त होती थी। तो वो कौन कौन से टैक्स थे। पहला था बाह्य वस्तु, यानी जो वस्तु बाहर निर्यात की जाए तो उस पर भी क्या है, टैक्स लगा दिया जाता था। उसके बाद दूसरा नाम आता है अभ्यंतर। तो अभ्यंतर क्या होता था, आंतरिक वस्तुओं से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, अभ्यंतर कहा जाता था। और तीसरा था आतिथ्य, यानी जो बाहर से वस्तुएं आती थी उन्हीं को आतिथ्य वस्तु कहा जाता था। तो मौर्य काल में व्यापारियों पर, ठीक है ना, यानी व्यापार में 3 टैक्स वसूल किए गए थे। पहला था बाह्य वस्तु, दूसरा अभ्यंतर, और तीसरा आतिथ्य। ठीक है ना। तो मौर्य काल में ये 3 टैक्स व्यापारियों से वसूल किए गए। अर्थशास्त्र में आतिथ्य कर को प्रवेश कहा गया। पूछ लिया जाता है कि जो बाहर से वस्तुएं आती थी उनको क्या कहा जाता था, तो आतिथ्य कर को, यहां पर टैक्स को क्या कहा गया, प्रवेश से कहा गया है।
प्रवेश कह सकते हैं, यह वस्तु के मूल्य का 5वां भाग होता था। कितना होता था? 5वां भाग, या इसी को यह कहा जा सकता है कि लगभग 20% होता था। यानी अगर आप बाहर से वस्तुओं को लाकर बेचते हो तो लगभग कितना? 20% टैक्स आपको राज्य को देना पड़ेगा। उसके बाद आता है निर्यात कर। निर्यात कर को निष्क्रमण कहा गया। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अर्थशास्त्र में निर्यात की दर का क्या है? उल्लेख नहीं है। यानी कितना टैक्स, जो चीजें निर्यात की जाती थी उन पर कितना टैक्स लगाया जाता था, इस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त व्यापार कर लगाया जाता था। दरअसल में मौर्य काल में मौर्य काल में जो वस्तुएं बाहर से लाई जाती थी तो जाहिर सी बात है राज्य का नुकसान होता था, क्योंकि कुछ व्यापारी बाहर सस्ती पा जाते थे तो राज्य के अंदर लेके चले आते थे। ऐसी स्थिति में उनको रोकने के लिए क्या किया गया था? टैक्स लगा दिया गया था। यानी आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त व्यापार कर लगा दिया गया। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल में अतिरिक्त जो व्यापार कर था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे दार दे कहा जाता था। यह प्रश्न आपका पूछा गया है। यानी दारदेय एक ऐसा टैक्स था कि बाहर की वस्तुओं को लाकर आप अंदर के व्यापारियों का या उद्योगपतियों का या जो उद्योगों का निर्माण करते थे उनको हतोत्साहित नहीं कर सकते थे। दारदेय वस्तुओं का जो दर था वो 1/5 तथा मूल्य के वस्तु का 1/25 भाग होता था। यानी बड़ा न्यायिक टैक्स लगाया गया था। यानी अगर आप लालचवश बाहर से वस्तुओं को लाकर यहाँ पर बेचते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लाभ कमा लेंगे, तो आप ऐसा नहीं था। वहाँ पर टैक्स आपका क्या है? बढ़ जाता था। विभिन्न देशों से वस्तुओं पर इस कर में क्या है? छूट दी जा सकती थी। इस छूट को देशोपकार कर या अग्रहित कहा जाता था। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जो अंदर ना बनती हो, बाहर से लाई जाती हो, तो उन पर टैक्स में छूट दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? कि आप क्या है? राज्य के पूर्ति में सहायता कर रहे हैं। यदि कोई व्यापारी ऐसी वस्तुओं को आयात करता था जो राज्य में भी उत्पादित होती थी, व्यापारी उस पर हर्जाना लगा दिया जाता था। और इसी को क्या कहा गया है? वैधरण कहा गया है। और वैधरण उतना ही होता था जितना आयात करने वाली वस्तु पर राज्य का नुकसान होता था। यानी बाहर से जो वस्तु लाकर आप बेचते हैं उस पर टैक्स लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य का नुकसान हो रहा है। अर्थशास्त्र में भय प्रतिकार व्यय का उल्लेख मिलता है। अब ये भय प्रतिकार क्या है? एक तरीके से भय प्रतिकार बीमा प्रीमियम था।
बीमा प्रीमियम का मतलब क्या है? जैसे आप कोई वस्तु दूर से मंगाते हो विदेशों से, तो उसका बीमा करा देते हो। क्यों? क्योंकि रास्ते में हो सकता है लूट जाए या कुछ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए। तो वही अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? भय प्रतिकार व्यय। तो मौर्य काल की एक अद्भुत व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए वस्तुओं का बीमा प्रीमियम इसी को कहा गया है। तो भय प्रतिकार क्या था? एक बीमा प्रीमियम था। आगे हम लोग देखते हैं, बिक्री कर के बारे में बात करते हैं। बिक्री कर वस्तुओं को बाजार में बेचे जाने पर राज्य को प्राप्त कर होता था। खनिज यानी खानों से अगर बेचा गया तो उस पर 60 पर्ण क्या है? जुर्माना लगा दिया जाता था। यानी कोई वस्तु आप खुदाई करके लोहा, तांबा, पीतल अगर पाए हैं, चांदी वगैरह, और उसको आपने बेच दिया, तो बेच देने पर अगर आप पता चलता है तो उसमें 600 पर्ण का आप पर जुर्माना लगा दिया जाता था। इसी तरीके से यदि आपने उद्यान से या खेतों से, उद्यान से अगर फल बेच दिया तो 54 पर्ण का जुर्माना लगा दिया जाता था। अगर घरों या खेतों से अनाज आपने बेच दिया तो 53 पर्ण का जुर्माना था। यानी जुर्माना तो बहुत तगड़ा था। सॉरी। यानी राज्य के नियंत्रण में ही आपको कार्य करना था। बिक्री घर से अलग अलग दरों का उल्लेख मिलता है, यानी बिक्री कर होना चाहिए। बिक्री कर के अलग अलग दरों का उल्लेख मिलता है। जैसे आप तौल कर बेचते हैं, क्या है? तौल कर बेचते हैं, तो तौल कर बेची जाने वाली वस्तु पर 5% का टैक्स लिया जाता था। कितना? 5% का टैक्स लिया जाता था। यदि आप नाप कर बेच रहे हैं तो 25/4 बिक्री कर लिया जाता था। तो 25/4 कितना हो जाएगा? लगभग 25 को भाग 4 दे दीजिएगा, 24। यानी कितना हो गया? 6.25% लिया जाता था। बिक्री कर ना देने पर, पकड़े जाने पर 8 गुना बिक्री कर वसूला जाता था। अगला आता है हिरण। ये अतिरिक्त नगद कर था। विष्ट, ये बेगार था। हालांकि मौर्य काल में विष्ट का बहुत कम उल्लेख मिलता है, ना के बराबर मिलता है। गुप्त काल में विष्ट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उदक भाग, यानी ये एक तरीके से सिंचाई कर था। मूषिक कर, मूषिक मतलब मूछ होता है, यानी चूहा होता है। और प्लेग फैलाने पर ये कर, यानी प्लेग अगर फैल जाता था तो ये कर लगा दिया जाता था, मूषिक कर। अगला था प्रभार। ये जनता द्वारा राज्य से सिक्का ढलवाने पर लगाया जाता था, जो शुल्क का 13 सही यानी 13.5% था, 13.5%। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अदेव मात्रक। मौर्य काल में अदेव मात्रक किसके लिए कहा जाता है? देखिए, देव मात्रक का मतलब क्या हुआ? जो देवताओं पर आधारित हो वो देव मात्रक हो गए, और जो देवताओं पर ना आधारित हो वो अदेव मात्रक हो गए। ठीक है ना? यानी मौर्य काल में अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे
जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। आदेव, देव, आदेव, दोनों में अंतर समझिएगा। देव का मतलब है देवता, यानी जिस पर इंद्र बरसात कर रहे हो, हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। देव मात्रक यानी जहां पर देवता वर्षा कर रहे हो और जहां पर ना वर्षा कर रहे हो। तो अदेव मात्रक वो भूमि होती थी जिस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। आप इसको कह सकते हैं कि बिना यानी सिंचाई के जो कृत्रिम साधनों में, सिंचाई में जिन भूमि कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता था उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, उसे क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक कहा जाता था। ब्राह्मणों को बहुत सारी भूमियां मुफ्त में यानी भूमिदान कर दी जाती थी। ऐसी भूमियों को ब्रह्मदेव कहा जाता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भूमिकर। भूमिकर राज्य की आय का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत था। मेगास्थनीज एवं डायोडोरस के अनुसार यह 1/4 था, लेकिन कौटिल्य कितना? 1/6वां भाग यानी छठा हिस्सा कहता है। सैद्धांतिक रूप से पूरे प्राचीन काल में भू राजस्व का 6वां हिस्सा यानी छठा भाग टैक्स के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन डायोडोरस के अनुसार कृषक मिस्थौस यानी लगान कर, एरियन के अनुसार फुरोश भी कर देते थे। हाँ, रज्जुक भूमि की पैमाइश करता था। रज्जुक भूमि की पैमाइश करता था। ये केवल राजा भूमि की दर कम कर सकता था, यानी जितना भी टैक्स था, भू राजस्व था, उसको कौन कम कर सकता था? केवल राजा कर सकता था। भूमि कर मुक्ति को यानी ऐसे भूमि कर जो मुक्त कर दिया जाए उसे उद्बलिक अथवा परिहार कहा जाता था। कर मुक्त ग्रामों को परिहारक कहा जाता था। कौटिल्य ने अनेक सिंचाई के साधनों का भी उल्लेख किया है। तो आप देख सकते हैं कि सेतु बंध या इसी को सेतु कहा गया,